पढ़ते हैं चैप्टर 5 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, ए गिफ्ट फ्रॉम पतंजलि's योगा सूत्र। अब उसका पहला पॉइंट है द प्लेस ऑफ ब्रीदिंग इन द बॉडी ब्रेन प्रोसेसेस। There are several processes simultaneously functioning in our body-brain system. For instance, 1. The normal physiological processes of digestion and circulation. 2. The immunization processes which correct deviation whenever natural processes go haywire. 3. The vital process of breathing. 4. The never-ending movement of thoughts oscillating between the past and the future till it assumes a relatively fixed posture. तो हमारे अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं प्रोसेसेस चलती रहती है तो बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर वो फिजियोलॉजिकल से लेके और अलग अलग टाइप की होती है। तो कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है जैसे कि डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, हमारा ये सारी चीज़ें जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है। दूसरी जो एक सिस्टम है जो हमारे अंदर इम्यूनिटी का काम करती है, जो वायरस वगैरह है या जो डिसीज़ आते हैं उसके सामने लड़ने की वो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है कि जिसके अंदर हमारी सिस्टम के अंदर जब भी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए जो सिस्टम है उसको इम्यूनाइजिंग है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं या इम्यूनिटी भी कहते हैं, वो काम करती है। तीसरी जो है वो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, श्वास का हमारा जो पूरा तंत्र है तो वो एक अलग चीज़ है। चौथी चीज़ जो है वो हमारी ये थिंकिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे सतत जो विचार है वो चलते रहते हैं और ज़्यादातर विचार हमारा भूतकाल और भविष्य काल के लेके ही होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑसिलेट होता रहता है पास्ट और फ्यूचर के बीच में और वहाँ कुछ विचार की प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये है कि जब हम कोई पोस्चर को फिक्स करते हैं, पोस्चर मतलब कि एक मेंटल पोस्चर जिसको कहते हैं कि अभी हमने ये ऑसिलेशन नहीं करना है। जैसे कि हम कोई ध्यान की टेक्निक करते हैं तो ध्यान की टेक्निक के अंदर हम पोस्चर को, मेंटल पोस्चर को फिक्स कर लेते हैं कि भाई हमें अभी ऑसिलेट ये विचारों को नहीं होने देना है, तो उस समय ये हो सकता है। बाकी नॉर्मल कोर्स के अंदर ये विचारों का ऑसिलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। Although all the above processes function continuously and intelligently, most of them are not within the threshold of our awareness. अब ये सारी प्रक्रिया तो चलती है, कुछ बाहर से चलती है, कुछ अंदर से चलती है, पर ज़्यादातर प्रक्रिया जो चलती है वो हमारी अवेयरनेस के दायरे में नहीं आती है। वो अवेयरनेस जो है हमारी वो हम उससे जान नहीं सकते। जैसे कि अंदर डाइजेशन है तो डाइजेशन किस तरह होता है वो हमें पता नहीं है। वो खाना खाया तो अपने आप में सिस्टम काम करती है और डाइजेशन हो जाता है, वो हमारे अवेयरनेस के अंदर नहीं है। इसी तरह सर्कुलेशन चलता है, वो भी हमारे अवेयरनेस में नहीं है। ब्रीदिंग कुछ हमारे हद तक हमारे अवेयरनेस में है पर हमारी अवेयरनेस वहाँ हम लगाते नहीं हैं, हमारा अटेंशन नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए फिर ब्रीदिंग भी हमारा जो है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। और इसी तरह विचार की प्रक्रिया के बारे में भी यही है कि ऑटोमेटिक विचार की प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि अवेयरनेस हमें वहाँ हम अवेयरनेस का उपयोग नहीं करते हैं। द इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर टोटली आउटसाइड आवर कॉन्शियसनेस। वी आर नाउ एंड देन अवेयर ऑफ व्हाट वी थिंक एंड नो एंड ऑन रेयर ओकेजन्स हाउ वी थिंक। तो विचारों के बारे में भी ये कि कभी कभार हमें ऐसा पता चलता है कि क्या विचार चल रहा है, पर किस तरह विचार चल रहा है वो तो हम नहीं जानते हैं। मतलब कि विचारों के अंदर जब हम इसका डीप में ऑब्जर्वेशन वगैरह का हम करते हैं तब किस
क्यों किस प्रकार का विचार आ रहा है उसके मूल के अंदर हम जा सकते हैं, और फिर आगे जाके हम उसकी पैटर्न को भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप के विचार हमारे अंदर क्यों आते हैं। तो वो सारी चीज़ एक अंदर एक ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट होता है। नॉर्मल कोर्स में वो होता नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर से जानते हैं कि भाई किस तरह का, जैसे गुस्सा आया तो हम जान सकते हैं क्या भाई गुस्सा का विचार आ रहा है, या जेलसी हुई तो क्या जेलसी के विचार आए, पर इससे अलावा डीप में और क्यों ये सब आ रहा है वो हम नहीं जानते हैं। ब्रीदिंग however is unique in the sense that it is normally not in our consciousness as we are busy with business of our daily life, but at any moment can become conscious of it by the simple act of paying attention. अब ब्रीदिंग ऐसा है कि इसके ऊपर हम थोड़ा अटेंशन देते हैं तो ब्रीदिंग के ऊपर हम बहुत जल्दी आ सकते हैं। मतलब नॉर्मल कोर्स में जो नॉर्मल लाइफ है, जो बिजी लाइफ है, उसके अंदर ब्रीदिंग किस तरह चल रहा है वो कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है ना। 1 मिनट में हमारे कितने श्वास चलते हैं, किसी को पूछते हैं कि भाई 1 मिनट में कितने श्वास चलते हैं, तो उसको पता नहीं होगा कि भाई कितने 1 मिनट में उसके श्वास चलते हैं। तो इस तरह हमारा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर नहीं होता है, पर सिंपली अगर हम अटेंशन को पे करते हैं कि भाई श्वास किस तरह चल रहा है हमारा, वो जब देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि श्वास फास्ट है या स्लो है। फिर आगे जाके श्वास के भी तावरिया जी ने कई चीज़ें बताई, जैसे कि भाई वो वार्म है या कोल्ड है, इंटेंसिटी के अंदर ये चीज़ें सब बताई है कि श्वास किस प्रकार, कौन सा श्वास अच्छा है और कौन सा श्वास गड़बड़ी वाला है। तो श्वास मॉइस्ट वाला होता है, ड्राई होता है, कोल्ड होता है, वार्म होता है, ये सारी चीज़ें श्वास के साथ में जुड़ी हुई होती है, और उसके साथ उसके द्वारा पता वो व्यक्ति का अंदर का जो स्थिति क्या है उसके पता चल सकता है। और उसके अंदर वार्म श्वास चल रहा है और बहुत वार्म है तो उसके अंदर बहुत सारी कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसके अंदर गुस्सा या कुछ न कुछ चल रहा है। इस तरह श्वास के द्वारा भी हम ऑब्जर्वेशन से जान सकते हैं, और इस तरह हम श्वास को जानने के लिए सिर्फ अटेंशन देने की ज़रूरत है। We can stay for some time without food and even water, but if breathing stops for more than a few minutes, we face death. In that sense, breath is life. We are born with the first conscious breath and die with the last. तो ब्रीदिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना पीना कुछ दिनों तक हमने नहीं लिया तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, पर श्वास जो है, ब्रीदिंग जो है, और खास करके ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो कुछ मिनट तक अगर नहीं मिला, ब्रेन को 6 मिनट तक में ऑक्सीजन मिल जाना चाहिए, 6 मिनट तक में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलता है तो फिर ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये इस माने में ब्रीदिंग जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए कहते हैं कि भाई श्वास ही जीवन है, और हम पहले श्वास से हमारा जीवन की शुरुआत होती है और अंतिम श्वास पर हमारा जीवन खत्म हो जाता है। और योग की दृष्टि से देखें तो हम जैसे हम जानते हैं कि पहला श्वास आने से पहले तो क्या होता है, जब जीवन की शुरुआत होती है तो मूलाधार स्वादिष्ठान के ऊपर एक एनर्जी ऑफ लाइफ आती है और एनर्जी ऑफ अवेयरनेस आती है। उसके बाद में ब्रेथ चालू होता है, फिर श्वास चलता है, और फिर सब सारी शरीर की प्रक्रिया चालू होती है। पर एस्ट्रल लेवल के ऊपर सबसे पहले तो प्राण अंदर आता है, या जिसको हम लाइफ कहें और अवेयरनेस कहें, वो दोनों अंदर आते हैं। उसके द्वारा श्वास चालू होता है और फिर सब सिस्टम चालू होती है। फर्दर द वे वी ब्रीथ अफेक्ट्स आवर बॉडी ब्रेन सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो ब्रीदिंग जो है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम के ऊपर भी असर पहुंचाती है और बॉडी ब्रेन सिस्टम ब्रीदिंग के ऊपर असर पहुंचाती है। जैसे कि हम दौड़ते हैं तो हमारा ब्रीदिंग फास्ट होता है, तो उसके कारण सर्कुलेशन से लेके सब चीज़ें बॉडी के अंदर फास्ट हो जाएगी। और
अगर वो इसको हम ब्रीदिंग को स्लो करते हैं तो सिस्टम पूरी एकदम धीरे धीरे नॉर्मल शांत होती जाती है. हार्मफुल वेज ऑफ वर्किंग, ईटिंग एंड थिंकिंग, फिजिकल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, mental and emotional upwill all influence the rhythm and rate of breathing. अब हमारे ऊपर अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि हम किस तरह काम करते हैं, गलत ढंग से अगर काम करते हैं तो उसकी खराब असर जो है वो ब्रीदिंग के ऊपर पड़ेगी. या हम गलत तरह से खाते हैं, गलत टाइम पर खाते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, तो उसकी भी असर ब्रीदिंग के ऊपर होती है. और थिंकिंग का तो बहुत इसके ऊपर असर है ही. अगर जितना हमारा थिंकिंग नेगेटिव है या गलत तरीके का है तो थिंकिंग का जो रेट है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ जाता है. बार बार हमें श्वास लेना पड़ता है. तो थिंकिंग और ब्रीदिंग का तो बहुत क्लोज रिलेशन है. और इस तरह हम जब हमारे अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह आते हैं, फिर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रीदिंग को डिस्टर्ब करती रहती है. लिविंग इन एन इरेशनल, fearful and violent world adversely affect our way of breathing. तो ये जो हमारा जीवन है और जिस तरह हम जीते हैं, जिस जगत में जीते हैं, तो वहाँ इरेशनल सारी चीज़ें होती रहती है ज़्यादातर. फिर फियरफुल और वायलेंट का माहौल होता है, डर का माहौल होता है, हिंसा वगैरह समाज के अंदर, दुनिया के अंदर चलती रहती है. वो सारी चीज़ें भी हमारे ब्रीदिंग को बिगाड़ती है, क्योंकि इसके कारण हमारे विचार भी गलत आने लगते हैं. अगर डर आता है तो डर के कारण हमारी पूरी साइकोलॉजी ही बदल जाती है. और वो व्यक्ति हमेशा एक इनसिक्योरिटी में जीती है, ना कि कोई टेम्पररी, पर इसके अंदर एक इनसिक्योर का एक स्टेट बन जाता है डीप के अंदर. और वो व्यक्ति घबराई हुई जीती है और उसका पूरा जीवन के ऊपर इसकी सारी असर पड़ती है. तो ये सारी चीज़ें हमारा ब्रीदिंग को बिगाड़ती है. When angry, breathing in the upper lobe of the chest becomes fast. When shocked, one misses a beat. Breathing is steady if thinking, feeling is not upset. Conversely, thinking and feeling are balanced if breathing is rhythmic. तो इस तरह जब हम गुस्से होते हैं तो भी हमारा ब्रीदिंग जो है वो ऊपर का हिस्से से ज़्यादा चलता है. और छाती का हिस्सा जो है वहाँ से हमें फास्ट श्वास लेना पड़ता है जब गुस्से में होते हैं. जब हमारे अंदर एक शॉक लगता है किसी चीज़ का, तो जैसे कि एक हमारा श्वास ही हमारा बंद हो गया है, या एक थोड़े क्षण के लिए श्वास लेना ही हम रुक जाते हैं, हमारा हार्ट बीट भी रुक जाता है. और जब ब्रीदिंग स्टेडी और अच्छी तरह चलने लगता है तो फिर हमारी थिंकिंग फीलिंग जो है वो अपसेट नहीं होते हैं, वो अच्छी तरह काम करते हैं. और जब ब्रीदिंग डिस्टर्ब होता है तो फीलिंग थिंकिंग भी जो है वो भी डिस्टर्ब होते रहते हैं. ओवर द ईयर्स ओवर ब्रीदिंग हैज़ बिकम शैलो, इरेग्युलर एंड अनड्यूली फास्ट. If therefore adversely affect our health and sanity. It therefore adversely affect our health and sanity. तो ये जो है वो गलत तरीके से श्वास हमारा चालू होता है और बचपन से ही धीरे धीरे करके हमारा श्वास, क्योंकि यही डर का माहौल है, हर जगह पर हिंसा का माहौल है, तो बच्चा के अंदर भी ये चीज़ें तो आ जाती है, बच्चा भी डरने लगता है. और इस तरह फिर बचपन से ही हमारा श्वास बिगड़ने लगता है और समझ जाता है तो एकदम फिर श्वास बिगड़ता है, इरेग्युलर हो जाता है, फास्ट हो जाता है, शैलो भी हो जाता है. ये सारी चीज़ें हमारे श्वास के साथ होती है और इसके कारण फिर हमारी हेल्थ जो है वो बिगड़ती रहती है. अब दूसरा पॉइंट है द वे वी ब्रीथ एंड 3 SRB. Firstly, our breathing is structurally shallow since we do not use both upper and lower lobes of the chest.
In other words, it is partial and not total. Normally we breathe from lower lobe of our chest. It is easier to do so as the rib cage being broader in the lower lobe permits easier movement of the lungs. With partial breathing, however, the intake of oxygen is less than the needed by the body. By breathing fully and simultaneously from both upper and lower lobes, we do not starve the body of needed oxygen. This in fact is the technique suggested by Patanjali in 3-step rhythmic breathing 3SRB. तो पहली बात क्या कहते हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो शैलो है, इसका स्ट्रक्चर ही शैलो है और हम दो लोब है जो चेस्ट के, अपर लोब और लोअर लोब जो है, जैसे कि हमारा डायफ्राम काम करता है तो डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है और वो अपर लोअर लोब के अंदर काम करता रहता है। पर अगर हमारा श्वास जो है वो हमारा ढंग से नहीं चलता है तो हम एक ही लोब का जो खास करके अपर लोब जो है उसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, दोनों लोब का उपयोग नहीं करते हैं। मतलब कि हमारा ब्रीदिंग जो है वो पार्शियल ब्रीदिंग है, टोटल ब्रीदिंग वो नहीं होता है। हम ज़्यादातर लोअर लोब जो है नीचे का हिस्सा वहाँ से ही ज़्यादा श्वास हमारा चलता है। तो एक आदमी ऐसा सोया हुआ होता है स्ट्रेट, तो आप देखोगे तो उसका पेट जो है वो ऊपर नीचे होता है, आप देख पाओगे, उसकी चेस्ट का हिस्सा जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता है। तो 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जब हम सीखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि अब ऊपर के हिस्से को भी हमें यूज़ में लाना है। कई लोग मैंने देखा कि YouTube के ऊपर 3SRB के कुछ वीडियोस है, उसमें गड़बड़ी ये है कि वो लोग ये जो है लोअर लोब उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ किताबें वगैरह लोअर लोब के ऊपर रखवाते हैं और कहते हैं कि भाई ये उसको तुम ऑब्जर्व करो, उसको फील करो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। करना तो ये है कि अभी हमारा अपर लोब जो है वो क्यों नहीं चल रहा है, वो जो नहीं चल रहा है उसके ऊपर हमें काम करना है। तो आपको किताब तो रखनी है चेस्ट के ऊपर और फिर आप देखो कि भाई अभी चेस्ट का हिस्सा भी ऊपर उठ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे 3 स्टेप के नाम पर गलत गलत वीडियो भी चलते रहते हैं, क्या करें। तो इस तरह दोनों लोब का चलना जरूरी है और जब ये दोनों लोब चलते हैं तो फिर एक फ़ायदा क्या होता है कि ऑक्सीजन की जितनी हमें ज़रूरत है वो ऑक्सीजन बॉडी ले सकती है। अगर एक ही लोब चलेगा, पेट से ही हमारा श्वास का ये होता है, हालांकि श्वास पेट में नहीं जाता है पर डायफ्राम के कारण हम महसूस करते हैं कि पेट ऊपर नीचे होता है। तो अगर एक ही लोब काम करेगा, लोअर लोब भी काम करेगा, तो ऑक्सीजन की जितनी बॉडी को ज़रूरत है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है और इससे आगे जाके कुछ डिसीज़ आ सकते हैं। पर दोनों लोब से काम करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग स्लो है, फिर भी हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए फास्ट ब्रीदिंग की ज़रूरत नहीं है, स्लो ब्रीदिंग होगा। पर अगर दोनों लोब से ब्रीदिंग चलेगा तो फिर हमारा जो है वो ये ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और इसके लिए हमें कोई डीप ब्रीदिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा श्वास एक नॉर्मल श्वास होता है, इस तरह ही 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में भी चलना चाहिए। और इसी टेक्निक को 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कहते हैं। मतलब कि 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में दोनों लोब जो है, मतलब छाती का हिस्सा और पेट का हिस्सा दोनों साइमल्टेनियसली कंपलसरी चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चलता है और दूसरा थोड़ा पैसिव है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारा नॉर्मल कोर्स में इस तरह है कि एक ज़्यादा चलता है दूसरा पैसिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर रिदमिक ब्रीदिंग नहीं है। सेकंडली, वी मस्ट नोट that 3SRB not being an exercise except in the beginning stage does not call for deep breathing। तो 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो है उसके अंदर हमारा श्वास एक नॉर्मल श्वास होता है, इस तरह का ही है, ये डीप ब्रीदिंग नहीं है। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज अलग है, डीप ब्रीदिंग के फायदे भी अलग है, पर डीप ब्रीदिंग का हेतु सिर्फ शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए और
शरीर के अंदर जो मतलब कि हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो उसके साथ में श्वास अंदर जितना ज़्यादा जाता है तो ऑक्सीजन वगैरह का फ़ायदा मिलता है। दूसरे जो हवा के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको जिसको ब्लड की ज़रूरत है, इस चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। पर हम अब इतने समय के बाद हम जान चुके हैं कि भाई 3SR भी कोई श्वास की कसरत नहीं है और उसको श्वास से लेना देना नहीं है। उसका एक हेतु बिल्कुल अलग है और वो क्या है हम जानते हैं, फिर भी इसमें आगे ये बात आएगी। क्या पढ़ रहे हैं? द क्वांटम ऑफ ब्रेथ taken in is maintained at approximately one's normal level of breathing and no special efforts need be made to make breathing deep or heavy. Because of total breathing, the intake of oxygen in spite of fewer cycles is not affected, in fact is enhanced. तो हम अभी 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई 1 मिनट में हम 12 बार ही श्वास लेते हैं, 12 साइकिल्स पर मिनट। नॉर्मल श्वास जो होता है 1 मिनट में 18, 15, 20 अकॉर्डिंग टू हमारे इमोशंस हमारा श्वास चलता रहता है। तो अगर हम खाली 12 श्वास भी लेते हैं 1 मिनट में, फिर भी जितनी बॉडी को ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है वो पूरी सबके सब वो यहाँ पूर्ण होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए फास्ट श्वास लेना चाहिए। ये टोटल श्वास अगर चलता है तो फिर हमारा ऑक्सीजन हमें पूर्ण रूप से मिल जाता है। Thirdly, 3SRB injects rhythmic movements in the way we breathe by regulating breath cycles. Rhythm pervades the entire universe. If one observes the sea far out and the waves riding on the surface of the water, one would notice a forward-backward rhythmic movement. Seasons have their own rhythm. An infant may breathe fast, but the movement of his diaphragm is rhythmic. तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के अंदर हमारा क्या होता है कि हमारा श्वास के अंदर रिदमिक मूवमेंट होती है और हमें उसके जो श्वास की जो साइकिल्स है उसको भी हम रेगुलेट करते हैं। मतलब कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में हमने श्वास के साइकिल को रेगुलेट करके 18-20 होती है, उसके बदले में 12 के ऊपर हम ले आते हैं और उसके अंदर हम रिदम को भी इंजेक्ट करते हैं। और रिदम हम जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स के अंदर है, क्योंकि ये एक्चुअली ये रिदम जो हम श्वास में लेते हैं वो तो पृथ्वी की रिदम है, पर वो पृथ्वी की रिदम का भी पूरे ब्रह्मांड के साथ कोई कनेक्शन होता है। और ये पृथ्वी की रिदम है, इसलिए हम पृथ्वी के स्थूल हिस्सों में ये रिदम नहीं देख सकते हैं। पर अगर पृथ्वी की रिदम को देखना है तो हम समंदर किनारे जाके अगर खड़े रहते हैं और दूर मिड सी के अंदर देखते हैं तो वहाँ एक प्रकार की मूवमेंट हम देख सकते हैं। वहाँ जो वेव्स होते हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्म में होते हैं। वो जैसे कि किनारे पर कैसे रोल ओवर होते आते हैं इस तरह नहीं होते हैं, वो वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड की मूवमेंट। आप टीवी में भी कोई सीन देखना, अगर मिड सी का कभी दिखाते हैं तो वहाँ जो वेव्स होते हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्म में होते हैं। तो उसी तरह हमारा जो श्वास जो है वो रिदम जो है उसके अंदर इसी तरह हमारा श्वास चलना चाहिए उस रिदम से। तो हम मतलब पृथ्वी की रिदम को हम एडॉप्ट करते हैं इस तरह। और सीजन्स अलग अलग होती है, उसकी भी अपनी अपनी एक अलग प्रकार की रिदम है। रिदम एक जनरल वर्ड है। हम जो श्वास के अंदर लेते हैं उसकी एक रिदम की पैटर्न है और वो रिदम की पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम समंदर के अंदर देखते हैं। और बच्चा जो कोई होता है वो भी अगर एकदम छोटे बच्चे होते हैं उसका ब्रीदिंग फास्ट होता है, पर वो फास्ट ब्रीदिंग के अंदर भी पर्टिकुलर टाइप की एक रिदम होती है। जैसे कि हम ब्रीदिंग जो है जब रिफाइनिंग करते हैं तो 1 मिनट में 36 सांस हम लेते हैं, पर वहाँ भी रिदम तो है। तो फास्ट हम श्वास को हम फास्ट कर सकते हैं, तो रिदमिक ऑर्डर में हम फास्ट कर सकते हैं। ऐसे
हेफेजर्डली या इस तरह फास्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लाइंबिंग करते हैं मानो के, तो अगर आपका श्वास अपने आप में बॉडी फास्ट करना चाहते हैं तो होने दो, पर वहाँ रिदम को इंट्रोड्यूस कर दो। तो 12 साइकिल्स पर वहाँ क्लाइंबिंग आप नहीं कर पाओगे, वहाँ 18 साइकिल्स का यूज़ करो या 36 साइकिल्स का यूज़ करो और फिर आप क्लाइंबिंग करो, तो आपको थकान भी नहीं लगेगी। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम नहीं, इससे पहले व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स ए योगी ही मे मीट द चैलेंज अप्रोप्रिएटली एट द एक्शन लेवल, बट इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम द डायफ्राम विल कंटिन्यू टू मूव रिदमिकली। अब जिसके अंदर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एस्टेब्लिश हो गया, ऐसी व्यक्ति को हो सकता है बाहर से किसी कारण उसको भी कुछ भागा भागी करनी पड़े या उसको कुछ और कुछ करना पड़े, तो कुछ डिज़ास्टर इस तरह का आता है तो भी वो फिजिकल लेवल पर वो ऐसा करेगा, पर उसके अंदर जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो तो स्टेडी और स्टेडी रहेगी, जिस तरह रिदम में चलनी चाहिए उस तरह ही चलती रहेगी। बाहर से वो चाहे और कुछ अकॉर्डिंगली करना पड़े तो वो करेगा, और अंदर की स्थिति उसकी एक रिदमिक रहेगी। द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम डिटरमिन्स द रिदम ऑफ ब्रीदिंग। अभी हमारे डायफ्राम की जो मूवमेंट है वो किस तरह चल रही है, इसके ऊपर आपके ये रिदमिक ब्रीदिंग है कि नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हम जब 1 2 3 5 6 में श्वास लेते हैं तो डायफ्राम की एक मूवमेंट बिल्कुल अलग रूप में होती है। जब हम 1 2 3 5 6 में श्वास नहीं लेते हैं तो डायफ्राम फिर जल्दी जल्दी काम करेगा और हमारा ब्रीदिंग की पैटर्न अलग हो जाएगी। इट इज़ दिस रिदमिक मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम दैट हेल्प्स बिसाइड the turbulence in the river of thought by rearranging and lessening the intensity of IESM centers 2482 to 5221. Hence, the yogi no longer reacts with impulsiveness and panic, but the calm and thoughtful responses. तो ये डायफ्राम जो इस तरह हमारा काम करता है, और इसके कारण अगर कुछ विचारों की नदी के अंदर टर्बुलेंस भी आते हैं तो भी वो ये डायफ्राम उसको कंट्रोल कर सकता है। डायफ्राम जिस तरह चलेगा तो विचार के अंदर टर्बुलेंस आ नहीं सकते, और आते हैं तो भी वो रुक जाते हैं या कंट्रोल हो जाते हैं। तो इस तरह हम फिर 2482 के रेशियो से धीरे धीरे, तो जिसका श्वास रिदमिक ऑर्डर में चलता है वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिस्पॉन्स देता है। थॉटफुलनेस उसके अंदर एक रहती है, एक जागृति एक रहती है, और जागृति पूर्वक वो रिस्पॉन्स देता है, वो प्रतिभाव देता है, प्रतिक्रिया नहीं देता है। और उसके अंदर कोई इम्पल्सिवनेस नहीं होती है कि पैनिक भी नहीं होती है, वो कोई मूड से काम नहीं करता है, इम्पल्सिव नहीं होता है, कोई घबराहट नहीं होती है, वो एकदम शांति से जो रिस्पॉन्स देना चाहिए वो दे पाएगा। तो यहाँ रुकते हैं, समय भी हो रहा है, नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट टाइम और पढ़ेंगे। 3 स्टेप के बारे में इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी भी थोड़ा समय है।